क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही कंपनी कैसे एक साथ सीमेंट भी बेचती है, पेंट भी बनाती है और डिजिटल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट भी करती है? यानी एक ऐसा बिजनेस जो हर जगह मौजूद है, चाहे आप घर बना रहे हो, कार खरीद रहे हो या मोबाइल का इस्तेमाल करना हो, इसे कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। इंडिया में टाटा, रिलायंस, अदानी, महिंद्रा जैसे जेएसडब्ल्यू कॉन्ग्लोमेरेट सिर्फ एक इंडस्ट्री में नहीं बल्कि पावर, टेलीकॉम, रिटेल, फाइनेंस, आईटी, ईवी और डिफेंस में हर सब जगह फैल चुके हैं। अब सोचिए अगर आपके पास ऐसा मौका हो जो कि इन सभी बड़े कॉन्ग्लोमेरेट में इन्वेस्ट कर सके, वो भी एक सिंगल म्यूचुअल फंड के साथ। बीएनपी पारिबा बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट फंड आपको यही मौका देता है। तो शुरुआत करेंगे हम कॉन्ग्लोमेरेट की हिस्ट्री, कॉन्ग्लोमेरेट कैसे बने हैं और ये फंड आपके पोर्टफोलियो में क्या रोल प्ले कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हिस्ट्री से। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब देश की इकोनॉमी चरमरा रही थी, फैक्ट्री और नौकरियां कम थी, इंडस्ट्री ना के बराबर थी। ऐसे समय में भारत को ऐसे विजनरी लोगों की ज़रूरत थी जो इंडस्ट्री को स्क्रैच से खड़ा कर सके और यह काम जमशेदजी टाटा और आदर्श गोदरेज ने बहुत अच्छे से किया। 1868 में जमशेदजी टाटा ने कमोडिटी कंपनी शुरू की। कमोडिटी के व्यवसाय से शुरू हुआ व्यवसाय धीरे धीरे टाटा ग्रुप में बदल गया, एक ऐसा एम्पायर जो आज स्टील से लेके केमिकल तक और ऑटोमोबाइल से लेके टेक्नोलॉजी तक सब सेक्टर में काम कर रहा है। दूसरी ओर 1897 में आदर्श गोदरेज ने ताला बनाने की कंपनी से शुरुआत की। ताला बनाने से शुरू हुआ बिजनेस आज कंज्यूमर प्रोडक्ट, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, फाइनेंस सर्विस और केमिकल सेक्टर में काम कर रहा है। और इस तरह टाटा और गोदरेज न केवल बिजनेस बनाए बल्कि इन्होंने मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। कॉन्ग्लोमेरेट कैसे काम करते हैं? इमेजिन कीजिए एक ऐसी फैमिली जहां हर बच्चा अलग अलग करियर चूज़ करता है, जहां एक बच्चा डॉक्टर बनता है, दूसरा बच्चा इंजीनियर बनता है और तीसरा बच्चा एंटरप्रेन्योर बनता है। भले ही सभी अलग अलग प्रोफेशन में हो लेकिन फैमिली यूनाइटेड है, उन्हें पेरेंट कंट्रोल कर रहे हैं। इसे ही कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टाटा ग्रुप को हम पेरेंट्स कंपनी मानते हैं। टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा पावर आदि अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है और इसे टाटा ग्रुप कंट्रोल करता है। मतलब ये सारी कंपनियां एक ही ग्रुप का हिस्सा है। ग्रुप बनाने से बिजनेसेस को क्या फ़ायदे होते हैं? तो ग्रुप बनाने से बिजनेसेस को पहला बेनिफिट ये होता है कि चाहे वो है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है कि अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टाटा ग्रुप कार, स्टील, होटल और कंज्यूमर और दूसरे सेक्टर में काम कर रहा है। सेकंड बेनिफिट होता है सेंट्रलाइज ओनरशिप का। इसका मतलब है कि बिजनेस इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें पेरेंट्स कंपनी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तीसरा बेनिफिट होता है कैपिटल एलोकेशन का। इसका मतलब है कि जो पेरेंट कंपनी है वो पैसे को स्मार्टली एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के अंदर मूव कर सकती है। इससे ग्रुप को लॉन्ग रन में ग्रो होने में मदद मिलती है। और चौथा बेनिफिट होता है कि रिस्क को कम किया जाता है। मान लीजिए कि अगर ग्रुप का कोई एक बिजनेस लॉस कर रहा है या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ग्रुप के अन्य बिजनेस उस लॉस को रिकवर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था उस समय टाटा मोटर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहा था लेकिन टीसीएस वहीं पे बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो ऐसे में जो टाटा टीसीएस है उसने ग्रुप के ओवरऑल परफॉर्मेंस को जो है वो मेंटेन करके रखा हुआ था। किसी भी ग्रुप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि अगर एक बिजनेस फेल हो भी जाए तो भी ग्रुप सर्वाइव कर जाता है क्योंकि ग्रुप के बाकी बिजनेस अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसे ही डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल महिंद्रा ग्रुप है। एक की सक्सेस स्टोरी तो वहीं दूसरे की फेल्यूर की कहानी है। तो 1980s में महिंद्रा ने ब्रिटिश टेलीकॉम के साथ मिलकर टेक महिंद्रा की शुरुआत की। उन्हें अपना फोकस टेलीकॉम, आईटी सर्विस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया। आज टेक महिंद्रा भारत की टॉप आईटी कंपनी में से एक है। इससे यह पता चलता है कि महिंद्रा ने टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया और उसे एक बड़े सक्सेस में बदल दिया। 2010 में महिंद्रा ने साउथ कोरिया की कार कंपनी सैंगयोंग मोटर में मेजॉरिटी स्टेक खरीदा लेकिन सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ नहीं। कंपनी को ग्लोबली टोयोटा और हुंडई के साथ कंपटीशन करना पड़ा जहां पे कंपनी स्ट्रगल कर रही थी और कंपनी के लॉसेस भी बढ़ते जा रहे थे। फिर आया कोविड-19 और कोविड पेंडेमिक में कंपनी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई और फिर 2021 में महिंद्रा ने सैंगयोंग मोटर से अपने जो स्टेक थे वो वापस ले लिए और सैंगयोंग मोटर्स ने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया। हालांकि महिंद्रा सैंगयोंग मोटर के साथ असफल रहा लेकिन इससे ग्रुप के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके पास और भी स्ट्रॉन्ग बिजनेस थे। कुछ बिजनेस हाउस सिर्फ बड़े नहीं होते बल्कि स्मार्टली ग्रो होते हैं। अपने मौजूदा ताकत का इस्तेमाल करके मार्केट में खुद को एक्सपांड करते हैं। उसका बेहतरीन एग्जांपल है जेएसडब्ल्यू ग्रुप। स्टील से लेकर सीमेंट तक, बिजली से लेकर पेंट तक जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने
हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड के अंदर पूरी वैल्यू चेन क्रिएट कर ली है। तो वहीं पे एक और कॉन्ग्लोमेरेट ग्रुप है एल एंड टी एक स्मार्ट और दिग्गज कंपनी है जो दशकों से भारत में ब्रिज, एयरपोर्ट, मेट्रो और डैम बना रही है, जो भारत का सबसे बेस्ट इंजीनियर कहा जाता है। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। फ्यूचर सिर्फ कंक्रीट और स्टील का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल सॉल्यूशन का है। इसलिए एल एंड टी ने सोचा कि उसे फ्यूचर में भी पावरफुल रहना है। उसके लिए एल एंड टी ने माइंडट्री कंपनी को मर्ज किया एल एंड टी इन्फोटेक के साथ और एक नई कंपनी बनाई LTI माइंडट्री, जो भारत की टॉप 5 IT कंपनियों में से एक है। कभी कभी बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप इतने बड़े हो जाते कि उन्हें अंदर के बिजनेस को अलग करना पड़ता है। इसे ही डीमर्जर या स्पिन ऑफ कहते हैं। ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है कि शेयर होल्डर की वैल्यू अनलॉक होती है। दूसरा है कि उसके पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छे से वो फोकस कर पाते हैं। और तीसरा है कि जब किसी कंपनी के अलग अलग बिजनेस एक ही छत के नीचे होते तो इन्वेस्टर कभी कभी सोचता है कि इसका ये बिजनेस तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन दूसरा बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा। इससे कंपनी को जो एक्चुअल वैल्यू मिलनी चाहिए मार्केट में वो वैल्यू नहीं मिलती है और कंपनी अंडर वैल्यू रहती है। इस वैल्यू गैप को ही जो है वो कॉन्ग्लोमेरेट डिस्काउंट कहते हैं। अब हम इस फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को समझेंगे। इमेजिन कीजिए कि आप एक फार्मर है। सिर्फ एक फसल उगाने की जगह पे आप कई तरह की फसलें उगाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना और सब्जियां। पर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक फसल बर्बाद भी हो जाए तो भी बाकी फसलें आपको खाना देते रही। सेम आइडियाज़ BNB पारुबा बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट फंड करता है। अब ये फसल की जगह पे आपका पैसा बड़े कॉरपोरेट्स में इन्वेस्ट करता है। यह एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। ग्रुप की एटलीस्ट 2 कंपनीज लिस्टेड होनी चाहिए डिफरेंट सेक्टर के अंदर। यह फंड उन बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जो तेज़ी से बढ़ रहा है या स्टार्टअप डेवलप कर रहा है। यह फंड कम से कम 4 बिजनेस ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। शॉर्ट में कहा जाए तो यह फंड इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस ग्रुप में इन्वेस्ट करेंगे जो इन्वेस्टर को सेफ्टी, ग्रोथ और डाइवर्सिटी प्रदान करते हैं। यह फंड उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा जो बिजनेस मैनेजमेंट वैल्यूएशन फ्रेमवर्क में फिट बैठती हो। इन शॉर्ट में कहा जाए तो रीजनल प्राइस पे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और जो कंपनियां कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है उसी में ये फंड इन्वेस्ट करेगा। अब सवाल उठता है कि ये फंड किसके लिए सूटेबल है? तो ये फंड उनके लिए सूटेबल है जो डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, जो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो और जो फ्यूचर में भी ग्रो कर रही है और जो एटलीस्ट लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, उनके लिए ये फंड सूटेबल है। इस फंड के NFO की बात करें तो इसका NFO 2 सितंबर 2025 को ओपन होगा और 15 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। तो यह था इस फंड का एनालिसिस। यह वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।